Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences. My name is Ramesh Kuldeep and today we will study about the nucleic acid. आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। तो आपने न्यूक्लिक अम्लों के दो नाम सुने होंगे, एक तो होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और एक होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड के नाम आपने सुने होंगे। तो उनका निर्माण कैसे होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, वो हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में आता होगा वाटसन क्रिक। नहीं, वाटसन क्रिक ने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था। न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की थी किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। कि कहां पर की थी? मवाद कोशिकाओं में। किसकी मवाद कोशिकाओं में? तो मवाद कोशिकाओं में उन्होंने क्या पाया? एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया। तो उन्होंने उसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम दिया और बाद में पता चला कि यही न्यूक्लिक एसिड था। फिर बाद में पता चला न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की बात करें तो उससे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? बड़े प्रकार का अणु होता है, वृत्त अणु, जिसको या मैक्रोमोलेक्यूल बोलते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में केमिकली भाषा में बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड को क्या बोल सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब बहुलक हो गया। पॉली का मतलब जहां पर पॉलीमर है, ये किसका? न्यूक्लियोटाइड का। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर इससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, फिर इससे तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, इससे चौथा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, इससे पांचों और हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। उनमें अंतर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर स्टडी करना चाहे केमिकली तो किसकी स्टडी करेंगे? न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहें तो अब देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कौन सी तीन चीजों से मिलकर बना होता है? सबसे पहले इसमें आता है इंपोर्टेंट, एक तो नाइट्रोजन बेस। क्या आता है? नाइट्रोजन बेस। एक तो आता है नाइट्रोजन बेस, फिर आती है पेंटोज सुगर, एक आता है पेंटोज सुगर, फिर पेंटोज सुगर से जुड़ा होता है फॉस्फेट। तो ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाती है? एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है। ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड है। तो अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं, पेंटोज सुगर कौन सी होती है, फॉस्फेट कौन सा होता है। तो केमिकली सबसे पहले देखें तो नाइट्रोजन बेस, तो तीन मैंने बताया तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड, हमें पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना। अब एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से कौन कौन से मिलकर बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस, यानी नाइट्रोजनस क्षार। नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी क्षार। तो नाइट्रोजन बेस की बात करें तो नाइट्रोजन बेस को हम टोटल डीएनए और आरएनए में देखें तो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के टोटल डीएनए और आरएनए में, और उन 5 प्रकारों को हम दो सिंपल टाइप में बांटते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। इसमें बांटते हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। दो प्रकार में बांटते हैं। अब प्यूरिन होते हैं इसमें दो प्रकार के। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एडेनिन और एक होता है गुआनिन। एक तो होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन। और बात करें पिरिमिडिन की तो पिरिमिडिन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साइटोसिन, फिर आता है यूरेसिल, फिर है थायमिन। तो ये पांचों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। प्यूरिन दो प्रकार के हैं ना, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन तीन होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अब यहाँ पर बात करें तो डीएनए और आरएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं?
तो ये एडेनिन किस में पाया जाता है? डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ग्वानिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, और साइटोसिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। अब यूरेसिल और थायमिन वो दोनों में नहीं पाए जाते हैं। तो यूरेसिल तो किस में पाया जाता है? सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, और थायमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, और बाकी के कॉमन होते हैं। तो इसका मतलब 4 नाइट्रोजन बेस तो डीएनए में पाए जाते हैं, और 4 नाइट्रोजन बेस आरएनए में पाए जाते हैं। तो आरएनए की बात करें तो आरएनए में कौन कौन से? 2 तो ये एडेनिन और ग्वानिन, और 2 ये साइटोसिन और यूरेसिल। और डीएनए की बात करें तो डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ थायमिन पाया जाता है। यानी जहां पर भी आपको यूरेसिल दिख जाए इसका मतलब वो आरएनए है, और जहां पर भी आपको थायमिन दिख जाए इसका मतलब वो डीएनए में। कभी भी आरएनए में क्या नहीं पाया जाएगा? आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाएगा, और डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करें तो पहला कंपोनेंट हो गया न्यूक्लियोटाइड का, क्या हो गया? पहला कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस। दूसरी बात करें, दूसरा आता है पेंटोज शुगर। क्या आती है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है। वो आपकी इसकी फुल फॉर्म में मिल जाएगी। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज, है ना, और आरएनए की होती है राइबोज शुगर। तो डीऑक्सी और राइबोज तो 2 प्रकार की शुगर हो गई, एक तो राइबोज शुगर और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। यानी है तो पेंटोज शुगर दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार की होती है। स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हैं हम इसकी इस प्रकार की। तो ये क्या होती है? बीटा डी राइबोज शुगर होती है। बीटा डी का मतलब कि पहले नंबर पर OH ऊपर रहेगा, इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3, 4 और 5, इसमें 5 कार्बन है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है, एक तो राइबोज, तो ये तो हो गई राइबोज शुगर, ठीक है, ये हो गई राइबोज शुगर। और दूसरी बात करें हम किसकी? डिऑक्सी, दूसरी प्रकार की पाई जाती है डिऑक्सी राइबोज शुगर। तो डिऑक्सी राइबोज शुगर भी इसी प्रकार के होते हैं, सेम। उसमें अंतर सिर्फ एक ही होता है, कौन सा होता है? ये हमेशा 1 नंबर कार्बन पर वो पाया जाएगा, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, CH2O, ये हो गया 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आप देखो कोई अंतर दिख रहा है क्या? ये तो राइबोज शुगर और ये डिऑक्सी राइबोज शुगर। अंतर एक छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर देखो 2 नंबर कार्बन पर OH नहीं है, यहाँ पर सिर्फ OH और यहाँ पर सिर्फ H है, मतलब एक ऑक्सीजन मिसिंग है। तो एक ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डीऑक्सी। ऑक्सीजन की कमी, डी का मतलब कमी, ऑक्सी, डीऑक्सी। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। 2 प्रकार की शुगर हो गई। अब राइबोज शुगर तो किसमें पाई जाती है? आप नाम से बता सकते हो, आरएनए में। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड राइबोज शुगर किसमें पाई जाएगी? किसमें पाई जाएगी? आरएनए में। किसमें? सॉरी, डीएनए में पाई जाएगी। अब ये तो हो गया क्या? नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। इसके बाद तीसरी बात करें, तीसरा आता है, इसमें आता है फॉस्फेट। क्या आता है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट क्या होता है? सेम ही होता है, फॉस्फेट दोनों में ही सेम होता है। फॉस्फेट दोनों में ही सेम होता है, H3PO4, इसी प्रकार का ये पाया जाता है। H3PO4 दोनों में पाया जाता है, समझ गए? तो ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज और फॉस्फेट। अभी हम देखना चाहें इसकी स्ट्रक्चर। यदि आप नाइट्रोजन बेसेस की स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो देखो नाइट्रोजन बेसेस की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से बना था। अब नाइट्रोजन बेसेस की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम किस प्रकार की होती है। नाइट्रोजन बेसेज की यदि केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने बताया 2 भागों में बांटते हैं हम इसको। एक तो प्यूरिन और एक होती है पिरिमिडीन। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन की हम यदि स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो प्यूरिन कैसी होती है? इसमें डबल साइकिल होती है। हेटेरो साइकिल तो होती है, और कैसी होती है? डबल पेंटो। इसमें 2 रिंग जुड़ी होती हैं, एक ये रिंग और इसके साथ एक रिंग और जुड़ी होती है, इस प्रकार से।
इस प्रकार से यदि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नाइट्रोजन यहाँ पर पाया जाता है और एक नाइट्रोजन यहाँ पर पाया जाता है और बाकी जगह कार्बन है। तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन यानी दो प्रकार के एक मॉलिक्यूल इसमें है, एक तो कार्बन और एक नाइट्रोजन, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। यानी यदि एक ही प्रकार के पाए जाते हैं तो इसको हम होमोसाइक्लिक, लेकिन यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक रहेगी। और प्रीमिडिन की बात करें तो प्रीमिडिन में सिर्फ एक रिंग पाई जाती है, कौन सी? ये नहीं, सेम ऐसी ही रिंग पाई जाएगी, केवल 6 हेक्सोज रिंग ही पाई जाएगी। इस प्रकार से ये हो गई किसकी स्ट्रक्चर? पिरिमिडिन की। तो इसमें तो डबल रिंग पाई जाती है और इसमें सिंगल रिंग पाई जाती है। मैंने बताया था प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन 3 प्रकार के। तो उनकी स्ट्रक्चर देखें तो उनकी स्ट्रक्चर और केमिकल नेम देखते हैं कि प्यूरिन और पिरिमिडिन का निर्माण किस प्रकार से होता है, प्यूरिन कौन कौन से होते हैं और पिरिमिडिन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले देखें हम किसकी? प्यूरिन की। तो प्यूरिन में सबसे पहला है एडेनिन। एडेनिन, एडेनिन की स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो एडेनिन क्या होता है? क्या होता है? प्यूरिन। तो प्यूरिन की पहले स्केलेटन बना लो आप, ये बनाना भी आपको आ जाएगा आसानी से। प्यूरिन मैं बनाता हूं छोटे जैसे सारे एक साथ आ जाए। ये तो पहले प्यूरिन के स्केलेटन बना लो आप। ये प्यूरिन का स्केलेटन ये बन गया, ठीक है। ये बन गया प्यूरिन का स्केलेटन। अब इसमें हमें क्या करना है? यदि एडेनिन है तो यहां पर सबसे पहले नंबरिंग का ध्यान रखो। नंबरिंग इसमें इस प्रकार से होती है, यहां से स्टार्ट होती है 1 2, सॉरी यहां पर नाइट्रोजन नहीं है, यहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6, ये तो डबलिंग कर दो आप, डबल बॉन्ड्स 6 7 8 और 9। तो ये तो हो गई प्यूरिन रिंग, ठीक है। प्यूरिन रिंग में अब हमें एडेनिन बनाना है। तो एडेनिन में कुछ ही मत करना, सिर्फ 6 नंबर पर क्या जोड़ देना, हमें एमिनो ग्रुप जोड़ देना है। तो ये क्या हो गया? एडेनिन बन गया। यदि हम इसका केमिकल नाम देखना चाहे तो 6 नंबर पर क्या आ गया? एमिनो ग्रुप आ गया, तो इसका नाम हो गया 6 एमिनो प्यूरिन। 6 एमिनो प्यूरिन। अब दूसरा बात करें एडिन के बाद में ग्वानिन। दूसरा है ग्वानिन। क्या है? दोनों प्यूरिन है। तो पहले इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लो किसकी? प्यूरिन की। प्यूरिन की स्ट्रक्चर आप बनाना सीख सकते हो, बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 2 नाइट्रोजन ऐड करने हैं और 2 नाइट्रोजन इधर ऐड करने हैं। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, बनाना सीख जाओगे इस प्रकार से। अब यहां पर डबल बॉन्ड आप लगा सकते हो, इस प्रकार से। ये यहां पर डबल बॉन्ड लगेगा, तो ये डबल बॉन्ड इस प्रकार से लग जाएंगे इसमें। अब ग्वानिन की बात कर रहे हैं हम, तो ग्वानिन में यहां पर दो हमने एमिनो ग्रुप जोड़ा था, तो यहां पर 6 नंबर पर क्या जोड़ेंगे हम? ऑक्सी ग्रुप, यानी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सी ग्रुप। अब डबल बॉन्ड यहां पर आ गया तो यहां से डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि संयोजकता ज्यादा हो जाएगी वैसे तो डबल बॉन्ड वहां तो यहां से हट जाएगा और यहां पर क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ। अब बात करें यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां पर 2 नंबर पर क्या जुड़ जाएगा? एमिनो ग्रुप। ये एमिनो ग्रुप यहां पर 6 नंबर पर था और यहां पर 2 नंबर पर आ गया। तो अब इसकी बात करें तो इसकी केमिकल नाम क्या होगा? 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन। 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन। समझ गए? ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? ग्वानिन की। ये दोनों क्या हो गए? प्यूरिन। 2 प्रकार की प्यूरिन हो गए, एडिनिन और ग्वानिन। अब बात करते हैं पिरिमिडिन की। तो पिरिमिडिन में सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था आपके साइटोसिन। साइटोसिन की बात करते हैं हम। साइटोसिन में सबसे पहले हमें बना लेना है सीधी सी पिरिमिडिन स्ट्रक्चर। ये नाइट्रोजन जोड़ दिया, ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहां पर जोड़ दिया और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और बस ये तो सीधी सी स्ट्रक्चर बन गई किसकी? साइटोसिन की। अब क्या करना है हमें साइटोसिन में? इसमें नंबरिंग थोड़ी उल्टी होती है। इसमें क्या होगी? यहां से चालू होगी 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इसकी नंबरिंग होगी। तो इसमें 4 नंबर पर क्या जोड़ देना है हमें? ऑक्सी।
क्या जोड़ देना है, ऑक्सी, और 2 नंबर पर क्या जोड़ देना है, एमिनो, NH2, इस प्रकार से। अब उसमें आपको देखो डबल बॉन्ड आ गया वहां पर, तो यहां से हट जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है, और ये NH बन गए, समझ गए। तो इस हाइड्रोसिन एमिनो ग्रुप यहां पर जुड़ गया, तो अब इसका नाम रखोगे तो क्या रखोगे, 2 नंबर पर एमिनो है और 4 नंबर पर ऑक्सी है, 4 ऑक्सी 2 एमिनो पिरिमिडीन, 4 ऑक्सी 2 एमिनो पिरिमिडीन, क्योंकि पिरिमिडीन रिंग है इसलिए 2 एमिनो पिरिमिडीन। अब दूसरा बात करें इसके बाद में, दूसरा प्रकार का पिरिमिडीन कौन सा होता है, साइटोसिन के बाद में यूरेसिल। अब देखो यूरेसिल में बात करें तो यूरेसिल में कुछ नहीं करना, आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनानी है, अब ये जो स्ट्रक्चर थी इसमें ऊपर भी ऑक्सी था और नीचे क्या था, यहां पर क्या था, NH था, तो NH2 की जगह में सिर्फ ऑक्सी लगाना है, तो यहां पर एमिनो ग्रुप गायब हो जाएगा, एमिनो ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सी आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये यहां पर नाइट्रोजन दिखाओ, तो ये क्या बन जाएगा, साइटोसिन के बाद में यूरेसिल, ये क्या बन गया हमारे पास दूसरे प्रकार का यूरेसिल। यूरेसिल का नाम देना चाहो तो क्या होगा केमिकल नाम, 4 पर भी ऑक्सी है, 2 पर भी ऑक्सी, तो 2,4 डाइऑक्सी, क्या बन जाएगा, 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन, 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन, समझ गए। अब इसके बाद बात करें हम 2,4 तीसरे प्रकार का पिरिमिडीन कौन सा है हमारे पास में, तीसरे प्रकार का पिरिमिडीन है साइटोसिन के बाद में यूरेसिल, यूरेसिल के बाद में थाइमिन। तो थाइमिन में कुछ नहीं करना, आपको सबसे ट्रिक याद करना है सिर्फ थाइमिन से, थाइमिन में हमें यूरेसिल में क्या कर देना है, यूरेसिल के 5 नंबर पर यहां पर क्या जोड़ दोगे आप, क्या जोड़ दोगे, मेथिल ग्रुप, तो मेथिल ग्रुप जोड़ते ही क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, थाइमिन। तो यहां पर अलग से स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर क्या कर दूं मैं, मेथिल ग्रुप जोड़ दूं और बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, यहां पर ऑक्सी ग्रुप, यहां पर ऑक्सी ग्रुप, यहां पर नाइट्रोजन, और यहां पर भी नाइट्रोजन, ये से साधारण सी स्ट्रक्चर बन गई, और ये बन गया आपका क्या, ये क्या बन गया आपका थाइमिन। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है किनकी, नाइट्रोजन बेसेस की। तो आज हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से प्रकार के होते हैं और कौन कौन से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम नाइट्रोजन ये न्यूक्लियोटाइड के कॉम्पोजिशन तो पढ़ ली, न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है उनमें, और फिर देखेंगे कि आरएनए और डीएनए में क्या अंतर होते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, नाइट्रोजन बेसेज किस प्रकार से बनते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।